जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस प्रकार से यह वर्क करती है, ठीक है। जैसा टाइटल में हम लोगों ने पढ़ लिया कि वर्किंग ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। कल इसके बारे में हम लोगों ने, ठीक है, इसके कितने मेंबर होते हैं, किस प्रकार इनके चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा, किन किन ग्राउंड पर इन्हें रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, सैलरी, टर्म ऑफिस, अलाउंसेस और इसके साथ साथ इनके फंक्शंस के बारे में भी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे वर्किंग ऑफ NHRC। NHRC किस प्रकार से कार्य करती है, इसके हेड ऑफिस कहाँ है, ठीक है, और डिफरेंट रीजनल ऑफिसेस भी इसके होते हैं और इसके कार्य करने का एक सिविल प्रोसीड्यूर्स के तहत यह कार्य करती है और इसके क्या क्या मुख्यतः जो है उस दौरान जो है इनके क्या शक्तियां हैं इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले है कि वर्किंग ऑफ NHRC, इसके हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में ही NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मानवाधिकार आयोग का जो है कह सकते हैं इसका हेड ऑफिस है और डिफरेंट रीजन में, मतलब भारत के जो है कई एक रीजन में इनके रीजनल ऑफिसेस हैं, ठीक है। अब एक जगह दिल्ली से होगी, मान लो असम में कोई घटना घटती है तो यहाँ तो ऐसे लोग वहाँ जाएंगे नहीं, जो रीजनल ऑफिसर वहाँ होते हैं, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो वहाँ की मैटर को देखते हैं। तो ऑफिसेस एट प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है, पूरे के पूरे बहुत डिफरेंट ऑफिसेस हैं और इसके साथ साथ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होता है, ठीक है। तो पावर टू रेगुलेट जो है यह इनके पास शक्ति है, किस लिए, किसका कह सकते हैं कि एक रेगुलेट करने का इट्स ओन प्रोसीड्यूर्स, किस विधि के दौरान और किस विधि के जरिए, किस प्रोसीड्यूर्स के और किस तरीके के माध्यम से या कोई भी एक केस को इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, उसका जांच पड़ताल करेंगे, या पूरे के पूरे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और इस आयोग मानवाधिकार आयोग के अधीनस्थ में है, या अपने तरीके से उस इंक्वायरी करने की विधि को यह इजाद करते हैं, उसे उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं, या फिर उसमें जो भी मतलब किस प्रकार से हमें इंक्वायरी करनी है यह पूरे इनके ज्यूरिडिक्शंस में आता है। आगे है पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इन्हें सिविल कोर्ट का भी पावर होता है, ठीक है, जिसमें कि प्रोसीडिंग्स हैव जुडिशियल कैरेक्टर, और सिविल कोर्ट के पावर के अंतर्गत इसकी जो प्रोसीडिंग्स है, ठीक है, वो एक प्रकार से एकदम जुडिशियल कैरेक्टर का है। जिस प्रकार से न्याय जजमेंट देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार जो है एज अ कोर्ट का जो प्रोसीड्यूर्स होता है उसी प्रकार से इसका एकदम जुडिशियल और न्यायिक चरित्र वाला कह सकते हैं कि सिविल कोर्ट के तौर पे, या फिर उस कह सकते हैं कि प्रक्रिया से होकर ही यह सिविल कोर्ट के फंक्शंस को चलाया जाता है। इट कैन कॉल इंफॉर्मेशन और इट मे कैन कॉल इंफॉर्मेशन, कह सकते हैं कि वह कोई भी इंफॉर्मेशन वह किसी भी गवर्नमेंट के अथॉरिटी से, डिपार्टमेंट से, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई भी, ठीक है, पब्लिक ऑफिस हो, वो वहां से हासिल कर सकती है, इसको यह अधिकार प्राप्त है। अगर कोई वह इंफॉर्मेशन ही हासिल नहीं करेगा, ठीक है, अगर कोई कहीं इंसिडेंट घटती है, कहीं जैसे चाइल्ड लेबर से संबंधित कोई इशू आया, तो वुमेन से और उसके राइट्स के वायलेशन से कोई इशू आया, या जैसे कस्टडियल डेथ वगैरह हो जाते हैं, तो इन तमाम जो है एक प्रकार से सरकारी डिपार्टमेंट होता है और उससे वह इंफॉर्मेशन को एक्वायर करती है, हासिल करती है, उसके बाद तो छानबीन करेगी। मतलब इंफॉर्मेशन कहने का मतलब नहीं कि सूचना और आंकड़ा नहीं, बल्कि हर एक चीज, मतलब वो वहाँ इंटरफेयर कर सकती है, उसकी इंक्वायरी कर सकती है, ठीक है। तो कॉल इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अथॉरिटी, या केंद्र सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी मंत्रालय या किसी भी केंद्र सरकार के, ठीक है, ऑफिस वगैरह से, डिपार्टमेंट वगैरह से, ठीक उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस डिपार्टमेंट से, और फिर कोई भी ऐसी अथॉरिटी हो, ऑफिसेस हो, ठीक है, सरकारी डिपार्टमेंट का, उससे वो इंफॉर्मेशन को कॉल कर सकती है, रिपोर्ट मांग सकती है। आगे है ऑन न्यूक्लियस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग इनटू कंप्लेंट्स ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, और इनके कुछ अपने स्टाफ होते हैं जो कि मानव अधिकारों के उल्लंघन होने पर वो जाकर वहां इंक्वायरी करते हैं, ठीक है। तो कुछ इनके स्टाफ भी होते हैं। अगर देखो, अगर कोई एक आयोग बैठाया गया है, अगर उसको पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और उसे असिस्ट करने वाले अगर स्टाफ ना हो, तो इस परिस्थिति में वो यूजलेस और इरिलेवेंट हो जाएगा, क्योंकि एक चेयरमैन बना देते हो, 2-4 मेंबर बना देते हो, तो वो पूरी की पूरी इतनी 135 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की आबादी भारत की है, वो कहाँ तक उसका ज्यूरिडिक्शन जाएगा।
और दिल्ली में बैठे बैठे पूरे भारत की निगरानी तो वो कर नहीं सकते, तो इसलिए इन्हें बाकायदा स्टाफ इनके होते हैं। और देखते हो कभी कभी मूवी वगैरह में आपको देखने को मिलता है, रियलिटी में तो आप जब ऑफिसर बनेंगे या फिर कह सकते हैं कि आपके पेरेंट्स ऑफिसर होंगे या फिर आप किसी वैसे केस या इंसिडेंट में अगर इन्वॉल्व हैं या फिर वैसे केसेस के बारे में जानते हैं कि कभी कभी आप देखो मूवी वगैरह में, जैसे जॉली LLB में देखते हो कि किस प्रकार से मतलब बहुत सारे ऐसे मूवी वगैरह में आपको देखने को मिलेंगे, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है दिल्ली से जाते हैं, तो उस वक्त उस डिपार्टमेंट के लोग हड़कंप रहते हैं कि अरे भाई दिल्ली से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आया, भले वो कह सकते हैं कि इंक्वायरी डिपार्टमेंट का हो, कोई अदर डिपार्टमेंट का हो, ठीक है, CBI का हो या फिर ह्यूमन राइट्स कमीशन का, वो मैटर नहीं करता, मतलब फिर भी दिल्ली से लोग वहां जाते हैं उस पार्टिकुलर कोई कंट्रोवर्शियल इशूज को इंक्वायरी करने के लिए कि आखिर रियल में वहां हुआ क्या है। ठीक है, तो इनकी अपने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं जो कि मानवाधिकार के उल्लंघन का जो है मुद्दे को देखती हैं। आगे है, इट कैन यूटिलाइज द सर्विस ऑफ एनी अथॉरिटी, और साथ साथ इसको यह शक्ति प्रदान है कि यह किसी भी डिपार्टमेंट के किसी भी अथॉरिटीज के, ठीक है, के स्टाफ्स को यह यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे अभी देखो जब इलेक्शन होते हैं, अभी जैसे 5 राज्यों में चुनाव है, यूपी पंजाब वगैरह में, ठीक है, तो उस वक्त एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जब डेट अनाउंस हो जाती है कि इस तिथि को चुनाव कराए जाएंगे, उसके बाद से पूरे के पूरी जो डिपार्टमेंट है वह चुनाव आयोग के अधीनस्थ में आ जाता है। DM जो होते हैं वह इलेक्शन ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। एक प्रकार से कह सकते हो कि पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन चलाती तो राज्य ही है, बशर्ते जो है अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो वह राज्य के, जैसे बहुत सारे देखते हो गाड़ी वगैरह में जो चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग वगैरह होती है, तो नोट वगैरह पकड़ाते हैं, बैग के बैग करेंसी और पकड़ाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो सरकार में बैठे लोग के वो आदमी नहीं हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर, मान लेते हैं कि कोई अगर सरकार कहे कि आप हमारे ही पक्ष में वोट डालिए, अगर कोई उपद्रव कर रहा है तो आप हमारे पार्टी वाले को नहीं पकड़िए, नहीं, ऐसा नहीं चलता। जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है या डेट अनाउंस हो जाती है तो वह जो स्टेट के अंतर्गत पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम कर रही होती है, वह अब इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन पे काम करती है ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा सके। यह ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने समझा। ठीक उसी प्रकार कोई भी अथॉरिटी से यह जो है सर्विस कह सकते हैं कि हमें कुछ स्टाफ्स की ज़रूरत है, हमें कोई पार्टिकुलर या कोई इंडिविजुअल केस को इंक्वायरी करनी है, तो उस परिस्थिति में, ठीक है, वहाँ की जो डिपार्टमेंट होगी या उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट इन्हें कुछ स्टाफ प्रोवाइड कराता है जिसके माध्यम से यह कोई केसेस को इंक्वायरी करते हैं। एक प्रकार से कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी अथॉरिटी से सर्विस ले सकते हैं, उससे असिस्टेंस मांग सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो। ठीक है, आगे है इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन विद द एनजीओ। एनजीओ से भी इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। जैसे देखो बचपन बचाओ आंदोलन, जिसके लिए कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पीस कह सकते हैं कि प्राइज भी मिला, तो ऐसे बहुत सारे, मैं तो उदाहरण के तौर पे बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जो ह्यूमन राइट वायलेशन या फिर मानवाधिकारों के हनन होने से बचाती है या उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, एक प्रकार से कि मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो, इसके लिए बहुत सारे ऐसी समाजसेवी संस्थाएं वगैरह कार्य करती हैं। ठीक है, तो उसके साथ इनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखो समाज का दायित्व ही यही है कि किसी भी मानव का, मतलब एक ऐसे ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, आपका भी यह दायित्व है कि किसी, आप तो पर्सनली किसी को थ्रेट ना करें, किसी के कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ तक कि भारत में पशु पक्षियों को भी उसको अधिकार की बात कही गई है। हम लोग जो है वृक्षों, नदी और तालाबों की भी पूजा करते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार से हमारा ये कहना है कि हम किसी के भी मानव के, कोई भी मानव का, उनके अधिकारों का उल्लंघन ना करें, लेकिन कोई ऐसी एनजीओ संस्था बना के, ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी बना के, कुछ ग्रुप बना के हम लोग जो है कहीं भी अगर वायलेशन होता है तो एज ए एनजीओ के तौर पे जो है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, ठीक है, हम उसके कह सकते हैं कि चाहे चाइल्ड राइट वायलेशन हो, देखते हो फैक्ट्री वगैरह में या चिमनी भट्टे में जो है बच्चों से कार्य कराए जाते हैं, या लाह या चूड़ियाँ जहाँ बनती है, या बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री वगैरह जहाँ जो है टीनेज से के बच्चों को काम कराते हैं। इस सब में जागरूकता फैलाने के लिए, और वहाँ जो है ना मीडिया वगैरह का भी बहुत रोल होता है कि वहाँ जाके
जो है कह सकते हैं स्टिंग ऑपरेशन करती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिसमें कि एनजीओ के माध्यम से भी इनसे जुड़े हुए रहते हैं, ताकि चीज़ जो है पूरे समाज के कह सकते हैं प्रदेश पे आ सके और लोग जान सके कि कहाँ जो है ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। और फिर इसमें जाकर एनएचआरसी जो है उसमें इंक्वायरी करती है और देखती है क्या वास्तविकता या फिर वास्तविक में जो है मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं। तो इन तमाम माध्यमों से जो है एनजीओ का भी यह सपोर्ट लेती हैं। एंड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ऑफ एचआर वायलेशन, और कहीं भी अगर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तुरंत जानकारी मिल जाती है कि हाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। आगे है कि नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायरी इनटू एनी मैटर आफ्टर 1 ईयर, लेकिन इसमें इसका भी एक लिमिटेशन, हर चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, हर चीज़ की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं। इसका सब बड़ा लूपहोल्स ये है कि 1 साल से अधिक कोई केसेस हो गए, जैसे आज दिनांक जो है ठीक है 1 फरवरी कह सकते हैं, तो अगर हम बात करें 1 फरवरी 2021, मतलब अभी 2022 चल रहा है, तो 2021 1 फरवरी 2021 से पहले के जो केसेस हैं, मतलब 1 साल पूर्व के केसेस को या कह सकते हैं देखती नहीं है। 1 साल के अंतर्गत ही अगर कोई घटना घटती है और जिसमें मानव अधिकारों का उल्लंघन होता हुआ प्रतीत होता है, उस परिस्थिति में वैसे केसेस को यह इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, आगे है ड्यूरिंग एंड अपॉन द कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी। देखो ये जब अपने इंक्वायरी को कंप्लीट करते हैं या इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे होते हैं, उस परिस्थितियों में जो है रिकमेंड द गवर्नमेंट एंड मेक कंपनसेशन टू द विक्टिम। अगर कोई विक्टिम है जिसकी कस्टडियल डेथ हो गई या कोई भी ऐसे केसेस आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि विक्टिम को काफ़ी लॉस जो है सहन करना पड़ता है, उस परिस्थिति में वह जो अथॉरिटी उसके ह्यूमन राइट का वायलेशन करती है, उससे उसको हर्जाना भरवाना इनका कार्य होता है कि भाई तुमने गलती किया, अब इसका मुआवजा तुम भरो। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें हैं कि अगर विक्टिम का कोई लॉस होता है तो इन दैट केस ठीक है द कंसर्न डिपार्टमेंट विल हैव टू पे द कंपेंसेशन टू द विक्टिम। इज दैट क्लियर? आगे है इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स फॉर द प्रोसिक्यूशन। और साथ साथ अगर मानवाधिकार आयोग को यह लगता है कि जैसे कोई बाहुबल वाला है, कोई जो है दबे कुचले या पिछड़े लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, मसल्स है, मनी है, उसके साथ पावर है, पॉलिटिशियंस है, तो आम लोगों कहाँ जाएगा? वो मानवाधिकार आयोग के पास भी कभी कभी जाता है, वहाँ से गुहार लगाता है ताकि हमारी लिए कुछ जो है समाधान और कह सकते हैं कि कुछ हेल्प मिले, सहायता मिले। उस परिस्थिति में क्या होता है कि ऐसे लोग जो कि बहुत बाहुबली हैं, धनबल वाले लोग हैं, वैसे लोगों को जो है के खिलाफ जो है कभी कभी जो पुलिस है ना, ये बात सही है कि करप्शन वगैरह बिहार वगैरह में तो खूब चलता है, दवा के एकदम ठीक है। आप जाओ कोई केसेस लेके, जल्दी हो तो पहले केस ही रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, मतलब मैंने कई बार फेस किया ऐसा। तो ये मेरी कह सकते हैं कि आप जब तक कुछ वहाँ कमीशन नहीं दोगे तब तक वो आपके गांव भी नहीं आएंगे, अगर आपने कोई केस है या एफआईआर लॉन्च भी किया है तो ये सब फिक्स रहता है कि भाई 500-1000 रुपया दो तभी वो आएंगे। इसलिए कहा जाता है कि 3 चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए, पुलिस, वकील और डॉक्टर, जो कि आपके धन का जो है को यह लूटते हैं। ठीक है, पुलिस वाला इधर से भी ले लिया, इस पार्टी से भी, उस पार्टी से भी, उसका तो मतलब तुम दोनों लड़ते रहो, वो कमाते रहेगा, सैलरी गवर्नमेंट से अलग मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अगर कोई धन और बाहुबली है, ठीक है, और वो कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, पुलिस केस नहीं रजिस्टर करती है, तो मानवाधिकार कभी कभी इन तमाम चीज़ों में इंटरफेयर करती है और उसके खिलाफ कोर्ट में जाके केस करती है, और उस व्यक्ति को जो पीड़ित है उसको जो है फ्री में वकील को कह सकते हैं कि यह प्रावधान है संविधान में कि जो गरीब व्यक्ति है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वकील का भी प्रावधान किया गया है। तो उन तमाम चीज़ों में इसकी सहायता करती है और केस को इनिशिएट करता है, एक प्रकार से कह सकते हैं प्रोसिक्यूशन को स्टार्ट करने में, उसे शुरू करने में ये दबाव डालते हैं मानवाधिकार आयोग वाले, ताकि कोई भी कितना ही बाहुबली क्यों ना हो उसके खिलाफ जो उन्होंने कह सकते हैं कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन करने का कार्य किया है, उसके कारण उन्हें दंडित किया जाए। आगे है इट रिकमेंड टू ग्रांट इमीडिएट रिलीफ टू द विक्टिम। और साथ साथ जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसे तुरंत के तुरंत उन्हें रिलीज किया जाए या फिर उन्हें कुछ रिलीफ प्रोवाइड कराया जाए। आगे है कैन अप्रोच टू द एससी एंड हाई कोर्ट
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट नेसेसरी डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रिट। देखो, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को यह अधिकार है कि वह रिट कह सकते हैं कि माध्यम से कोई ऑर्डर और डायरेक्शन जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से कई बार जो ऐसे केसेस आते हैं जब यह विक्टिम के कंडीशंस को बहुत क्रिटिकल पाते हैं, जो पीड़ित होते हैं, तो मानवाधिकार आयोग अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट से यह रिक्वेस्ट कर सकता है हाई कोर्ट से कि आप जो है एक रिट जो है इशू करके उस पीड़ित की रक्षा करें, उससे जो है एक प्रकार से सहूलियत या फिर उसे रिलीफ प्रोवाइड करें। तो ये जो है ना कार्य करने के तरीके हैं वर्किंग ऑफ NHRC। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस प्रकार से कार्य करती है इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। एक इसमें जो है अमेंडमेंट लाया गया था, उस अमेंडमेंट के बारे में भी हम उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स को जानने का प्रयास करेंगे। इज दैट क्लियर? सो अब हम इस वीडियो को यहीं समअप करते हैं। अगर इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it, and also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.